हम कई भूतिया कहानियां सुन चुके हैं। इनमें से कुछ सच में भूतिया होती हैं और कुछ ऐसी जो कई सालों से खाली होने की वजह से इतनी डरावनी लगती हैं जहां कोई जाना नहीं चाहता। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं वो कभी लौटकर नहीं आते। ऐसी कई जगहों की गहराई तक जाने के लिए कई विशेषज्ञों ने खोज की, जिनमें कई विशेषज्ञ खोज के दौरान ऐसे गायब हुए जिसे समझ पाना इंसान के लिए नामुमकिन था। आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है जिसे मुर्दों का गांव भी कहा जाता है। ये जगह रामपुर के एक सुनसान इलाके में स्थित है। ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ मरे हुए लोग रहते हैं। इस जगह पर 3 पहाड़ हैं और अनगिनत झोपड़ियां जो पहाड़ के पत्थरों से बनाई गई हैं। हालांकि ये गांव बेहद सुंदर है, पर कोई भी यहाँ जाने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि इसका नाम ही मुर्दों का गांव है, जहाँ सिर्फ मृत शरीरों का वास है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने परिजनों के मृत शरीर को इन झोंपड़ियों में रखते थे। ये गांव 3 पर्वतों के बीच स्थित है। यहाँ तक पहुँचना काफी मुश्किल है। यहाँ की एक अजीब बात ये भी है कि यहाँ कई ऐसे घर हैं जिनमें सुरंगनुमा रास्ते बने हैं। यहाँ के घरों की हर मंजिल पर मृत शरीर को दफनाया गया है। इस गांव के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो लोग यहाँ रहते थे वो अपने बीमार परिवार के लोगों को इन घरों में रखते थे। उन्हें समय समय पर खाना और उनकी जरूरत की चीजें मिल जाती थी, पर उनके साथ एक शर्त भी थी कि बीमार इंसान अपने मरने तक घर के बाहर नहीं जा सकता था। यहाँ के स्थानीय लोगों की विचारधारा इस गांव को लेकर काफी अलग अलग है। उनका मानना है कि जो लोग इन घरों में एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आते। इसी वजह से यहाँ पर्यटक नहीं आते। दूसरा कारण मौसम यहाँ ऐसी भीषण परिस्थिति पैदा करता है कि यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 259। वाह क्या गांव है! मैंने इतना खूबसूरत गांव पहले कभी नहीं देखा। राम ने ये कहा और फिर उस गांव की खूबसूरती को निहारने लगा कि तभी उनके पास आते हुए एक करीब 16 या 17 साल के लड़के ने कहा, भैया ये गांव जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। ये सुनते ही राम के मन में इस गांव को जानने की उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। उस लड़के की तरफ देखते हुए राम ने एक बार फिर पूछा, खतरनाक भाई वो क्यों? इससे पहले कि वो लड़का कुछ बोल पाता, गांव के एक आदमी ने उसे बुलाते हुए कहा, अरे ओ राजन बा, जरा इधर आना। आया काका। ये कहकर वो लड़का उस तरफ चला गया। वो 4 लोगों का ग्रुप था, राम, सुमित, प्रिया और मोहिनी, और वो 3 पहाड़ियों के बीच बसे रामपुर गांव में खड़े थे। 3 पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव की खूबसूरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। ये लोग छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते थे और उसी वजह से वो उस गांव में आए थे। हाँ यार राम, ये गांव तो सच में बहुत खूबसूरत है। मैं तो जैसे यहाँ आकर इसकी खूबसूरती में खो गई हूँ। प्रिया ने भी ये कहा और फिर अपने हाथों को गोल गोल घुमाती हुई इधर उधर देखने लगी। ये एक हरा भरा चारों तरफ बाग बगीचों से ढका हुआ नदियों और झरनों के बीच प्रकृति की गोद में पहाड़ों पर बसा एक गांव था। वहाँ पक्षियों का शोर भी एक मधुर संगीत में सुनाई दे रहा था, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल कार्य था। वहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ों पर चढ़कर जाना पड़ता था, क्योंकि ये जमीन से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसा था। कहते हैं ये दुनिया के सबसे खूबसूरत गांव में से एक था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो चीज जितनी खूबसूरत होती है उसे नजर भी उतनी जल्दी ही लगती है। ऐसा ही कुछ इस गांव के साथ भी हुआ था। उस लड़के ने, जिसका नाम राजन था, दोबारा उन लोगों के पास आते हुए कहा, भैया चलिए हम आपको ये गांव दिखाते हैं। हाँ चलो दिखाओ जल्दी से, हम तो कब से गांव देखने के लिए बेचैन हैं।
ताकि जल्दी से जल्दी अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग शुरू कर सकें। सुमित ने ये कहा और अपना कैमरा लेकर उस लड़के के पीछे चलने लगा। उसके साथ ही बाकी सभी अपने अपने सामान और बैग के साथ राजन के पीछे चल दिए। वो अभी कुछ देर पहले ही चढ़ाई करके एक पहाड़ी पर आए थे। राजन उन लोगों को लेकर पूरा गांव दिखाने लगा। जब भी बाहर से कोई उस गांव में आता था तो राजन एक गाइड की तरह उन्हें पूरा गांव घुमाता था। राजन ने उन्हें गांव के सारे बाग बगीचे, नदियां, झरने सब दिखा दिए। साथ ही उन लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो कौन से सीन को कौन कौन सी जगह पर शूट करेंगे। पूरा गांव घुमाने के बाद राजन उन्हें गांव के लास्ट बने इको पॉइंट पर ले गया, जहां से ठीक सामने देखने पर वही गांव दिखाई देता था जिसे लोग मुर्दों का गांव कहते थे। इस पहाड़ी से वो गांव काफी सुंदर दिख रहा था। छोटी छोटी झोपड़ियों की तरह बने वो घर काफी अच्छे दिख रहे थे। अभी वो चारों उस तरफ देखकर कुछ पूछते कि तभी राजन ने उसी तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, भैया वो सामने जो गांव दिख रहा है ना, इसे मुर्दों का गांव कहते हैं। इस गांव के कई किस्से और कहानियां हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं इस गांव में जो भी एक बार चला जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता, और हम भी उस तरफ कभी नहीं गए। ये सुनते ही सुमित ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, अच्छा राजन, तुमने अपनी आंखों से देखा है क्या कि कोई उस तरफ गया हो और वापस ना आया हो? इस पे राजन का बताना था, नहीं भैया, हमने तो नहीं देखा कभी भी। बस हमें वहां जाने से हमेशा मना किया जाता है और हमने भी वहां जाने की कभी नहीं सोची। ये सुनकर उसी तरफ देखते हुए राम ने बोला, राजन, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और ही बात हो और बस तुम्हें वहां जाने से रोकने के लिए ये झूठ बताया गया हो। ये सुनते ही राजन ने तुरंत बोला, अरे नहीं भैया, उस पहाड़ी के करीब जाने पर ही लोगों को एक बहुत ही मनहूसियत का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है मानो कोई उस तरफ जाने से उन्हें रोक रहा हो। कई लोगों का ये तक कहना है कि जो भी उस तरफ जाने की कोशिश करता है उसे कई दिनों तक किसी के साथ होने का एहसास होता रहता है। अंधेरे में लाल खून सी चमकती आंखें देखने का दावा तक किया है कई लोगों ने। ये सारी बातें सुनकर वो चारों थोड़ा सहम चुके थे। बात को बदलते हुए राजन ने एक बार फिर बोला, भैया, इस पहाड़ी से आवाज लगाने पर 3 बार आवाज वापस आती है। ये कहकर राजन ने वहां खड़े हुए ही जोर से अपना नाम चिल्लाया तो उन सबको उसकी आवाज 3 बार वापस सुनाई दी। अब दूसरी बार राम वहां आवाज लगाने को अभी हुआ ही था कि तभी उन सबने देखा तो अचानक वहां हवा का एक बवंडर अपने आप उठने लगा। वहां आसपास कहीं भी धूल नहीं थी, लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि धूल भरी आंधियां चलने लगी। उन सबने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तभी राम ने राजन से कहा, राजन, ये सब क्या हो रहा है यार? भैया, ये बवंडर है। यहाँ जब भी कोई बाहर से आता है तो अक्सर ये उठने लगते हैं। कि तभी सुमित ने कहा, लेकिन ऐसा होता क्यों है वो तो हमको भी नहीं पता भैया। राजन ने ये कहा और फिर गांव की तरफ बढ़ने लगा। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे ही एक दूसरे का हाथ पकड़े गांव की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो गांव में पहुंचे, बवंडर अपने आप थम गया। उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ा और भगवान को शुक्रिया करने लगे। तभी राजन ने कहा, चलिए भैया, हमने आपके रुकने की व्यवस्था कर दी है और अब हमारी मुलाकात कल होगी। ये सुनते ही राम ने हामी भरी और उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक प्रिया की नजर किसी चीज पर पड़ी और वो एकदम से रुकी। प्रिया को ऐसे रुकता देख बाकी सब भी रुक गए कि तभी राम ने प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ प्रिया, तुम अचानक क्यों रुकी? प्रिया ने अपनी उंगली का इशारा आगे की तरफ करते हुए देखा। राम ने भी उधर देखा
तो उसे एक घर के गेट पर कुछ काले धागे लटके हुए दिखे। ये देखकर राम भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया था। बाकी सब भी उस घर में लटके उन धागों को देख रहे थे। आसपास घरों पे नजर दौड़ाई तो उन्हें हर घर के गेट पर वो काले धागे लटके हुए दिखे। ये देखकर राम ने राजन की तरफ देखा और बोला, ये गांव में हर गेट पर काले धागे क्यों बांधे हुए हैं? इस पे राजन का बताना था, भैया ये नजर के काले टीके की तरह है, इसे लगाने से गांव में नजर नहीं लगती। इतने में राजन की तरफ देखते हुए सुमित ने भी पूछा, फिर भी कोई कारण तो होगा, अपने गेट पर ऐसे काले धागे कौन लगाएगा भला? वो क्या है ना भैया, हम ज्यादा तो नहीं जानते, बस गांव वालों का ऐसा मानना है कि ये धागे लगाने से भूत प्रेत घरों में नहीं आते। राजन ने ये सीधा सा जवाब दिया और दोबारा आगे चलने लगा। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो लोग एक धर्मशाला के सामने जाकर रुके, जहां राजन ने कहा, आज की रात यहीं गुजारिए, अब हमारी कल मुलाकात होगी। ये कहकर राजन जैसे ही वहां से जाने को हुआ तो सुमित, जो अभी सोच में डूबा हुआ था, उसने राजन से पूछा, राजन क्या तुम इन भूत प्रेतों पे यकीन करते हो? क्या वाकई ये चीजें होती हैं क्या? हाँ भैया, हम तो मानते हैं, जैसे इस दुनिया में भगवान होते हैं वैसे ही शैतान भी होते हैं। अच्छा भैया, बाकी बातें कल करेंगे। वो क्या है ना कि इस गांव में शाम 7 बजे के बाद किसी का भी घर से निकलना मना है। ये कहकर राजन वहां से चला गया और वो सारे लोग अपना बैग उठाए धर्मशाला के अंदर चले गए। अंदर केवल एक आदमी था जिसे सामान्य भाषा में केयर टेकर कहते थे। उसने उन लोगों को 2 कमरे दिखाए, जिनमें एक में राम और सुमित रुके और वहीं दूसरे कमरे में प्रिया और मोहिनी। जाते जाते केयर टेकर का बताना था कि वो रात में किसी भी हालत में अपने कमरे से बाहर ना निकले, उनका खाना उनके कमरे में ही आ जाएगा। ये सारी बातें सुनकर उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा है क्या इस गांव में जो हर कोई उन्हें ऐसा कह रहा है। इतना कहने के बाद वो आदमी भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक औरत खाना लेकर आई और खाना देकर वो भी चली गई। अब पूरी धर्मशाला में केवल वो चारों ही थे। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे जब किसी के बात करने की आवाज से प्रिया की नींद खुली। उसने उठकर आसपास देखा तो मोहिनी वहां नहीं थी। वो उठकर बाहर गई और उसने राम और सुमित को जगाया। उन लोगों ने चारों तरफ ढूंढा तो मोहिनी छत पर बैठी किसी से बात कर रही थी। ये देखकर जैसे ही वो लोग मोहिनी को बुलाने को अभी आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक वहां की सारी लाइट्स अपने आप बंद हुई और तेज हवा के झोंके से मोहिनी एकदम से उठकर चारों तरफ बड़ी बड़ी आंखें करती हुई उठी। आसपास जानवरों के रोने और चिल्लाने की आवाजें हर तरफ आने लगी। मोहिनी को ये सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अभी अभी नींद से जागी हो। चारों तरफ देखते हुए वो नीचे जाने को अभी पड़ी ही थी कि तभी उन चारों ने जो देखा वो देखकर उन चारों की रूह तक कांप उठी, क्योंकि मोहिनी के ठीक सामने लाल खून सी आंखें लिए एक साया खड़ा था। ये देखकर मोहिनी की चीख निकल गई। राज, सुमित और प्रिया कुछ सोच पाते उससे पहले ही वो साया मोहिनी को लेकर गायब हो चुका था। ये देखकर वो तीनों डर से कमरे की अंदर की तरफ भागे और तीनों एक ही कमरे में दुबक कर बैठ गए। डरते हुए ही उन तीनों ने रात गुजारी। सुबह होने पर जब केयर टेकर आया तो उन्होंने उसे मोहिनी के गायब होने की बात बताई। ये सुनते ही केयर टेकर का बताना था कि उसने तो पहले ही मना किया था कि अपने कमरों से बाहर मत निकलना, लेकिन तुम लोग नहीं माने, वो अब कुछ नहीं कर सकता। केयर टेकर की ऐसी बातें सुनकर राम ने थोड़ा गुस्से में कहा, क्यों नहीं कर सकते आप?
वो कौन था? कुछ तो जानते होंगे आप। इस पे केयर टेकर का बताना था कि हम कुछ नहीं जानते, बस ये गांव श्रापित है और यहाँ बाहर से आने वाले हर शख्स की मौत निश्चित है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इस पे सुमित का पूछना था कि कोई तो होगा यहाँ जो जानता हो। इस पे केयर टेकर ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि इस गांव के बाहर दूसरी पहाड़ी पर एक बाबा रहते हैं, वही कुछ बता सकते हैं इस बारे में। पर याद रहे, वहां पहुंचने के लिए तुम्हें मुर्दों के गांव से होते हुए जाना पड़ेगा और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। जो भी आज तक उस तरफ गया है वो कभी वापस नहीं आया। वो किसी को भी वहां पहुंचने नहीं देता। ये सुनते ही सुमित ने पूछा, कौन पहुंचने नहीं देता? इस पे केयर टेकर ने उनकी तरफ देखते हुए बोला, वही साया बाबू साहब जो आपकी दोस्त को ले गया। इधर ये तीनों अपना अपना बैग लेकर उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो उस मुर्दों के गांव के करीब पहुंच रहे थे, हवाएं और भी तेज हो रही थी। थोड़ा और आगे जाने पर वो उस पहाड़ी पर पहुंचे ही थे कि तभी अचानक एक तेज बवंडर चलने लगा। हवाएं इतनी तेज और भयानक थी कि वो तीनों इधर उधर गिरने लगे कि तभी सुमित उस बवंडर की चपेट में आते ही हवा में उड़ता हुआ दूर पत्थरों पर जा गिरा। सुमित इतनी तेजी से गिरा था कि जिससे उसकी हड्डियां तक टूट गई। प्रिया और राम थोड़ी ही दूरी पर खड़े ये सब देख रहे थे कि तभी वो बवंडर एक आकृति का रूप लेने लगा और देखते ही देखते वो एक महिला के कपड़े पहने एक आदमी में बदल गया। ये जो भी उन दोनों की आंखों के सामने हो रहा था वो उन दोनों की कल्पनाओं से परे था। उस आदमी की आंखों में अंगारे धधक रहे थे। बड़े बड़े नुकीले नाखून लिए एक डरावनी गुर्राहट के साथ वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर प्रिया और राम वहां से भागने की कोशिश करने लगे। थोड़ी दूर भागने के बाद थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक कुटिया साफ दिख रही थी, पर वो वहां पहुंच पाते उससे पहले ही हाँफते हुए दोनों एकदम से रुके, क्योंकि वो लाल खून सी आंखें लिए आदमी उनके ठीक सामने खड़ा था। प्रिया और राम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ सोच पाते इससे पहले ही वो आदमी कुर्राता हुआ ठीक उनके सामने पहुंचा। तो प्रिया को बचाते हुए राम ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। राम भी अभी भाग पाता कि उससे पहले ही उस आदमी ने अपने नुकीले नाखूनों वाला हाथ राम के आर पार कर दिया। राम की भयानक चीख सुनकर भागती हुई प्रिया ने थोड़ी ही दूर से पलट कर देखा तो राम की हालत देखकर डर से प्रिया वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब प्रिया की आंख खुली तो वो उस बाबा की कुटिया में प्रवेश कर चुकी थी। उठकर प्रिया ने चारों तरफ देखा तो थोड़ी ही दूरी पर एक साधु बाबा बैठे तपस्या कर रहे थे। प्रिया भागकर उस तरफ गई और बाबा के चरणों के पास जाकर बैठ गई। डर से कांपती हुई प्रिया का कहना था कि बाबा मुझे बचा लीजिए। और ये सुनते ही उस साधु ने आंखें खोली और प्रिया को अपने पास बैठने के लिए कहा। बाबा के पास बैठते हुए प्रिया का पूछना था, बाबा कौन है ये साया और क्यों बाहर से आने वाले लोगों को मार देता है? ये सुनते ही उस बाबा का बताना था कि तुम पहली इंसान हो जो यहाँ इस पहाड़ी पर पहुंची हो, तो इसका मतलब उसकी मुक्ति भी तुम्हारे द्वारा ही होगी। इसलिए तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। इसके बाद उस बाबा ने बताना शुरू किया। वो साया कोई और नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले बृद्धि राम का बेटा था। बृद्धि राम इसी गांव में उन सभी बीमार पड़े लोगों को खाना पहुंचाने का काम करता था और उसका लड़का उपेश भी इसी गांव में उसी के साथ रहता था। वो जन्म से ही नपुंसक पैदा हुआ था, लेकिन उसमें बहुत बड़ी शक्ति थी। उसके मुंह की कही कोई भी बात कभी झूठी साबित नहीं होती थी। वो जो भी बोलता था सब सच हो जाता था।
गांव में कभी भी कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था, लेकिन एक बार कुछ व्यापारियों के साथ उनके बच्चे भी यहाँ आए हुए थे और वो सब बृद्धि राम के घर पर ही रुके थे। उनमें एक लड़की थी जिसका नाम दिवाली था। उसी लड़की से बृद्धि राम के बेटे उपेश को प्रेम हो गया था। पहले तो वो लड़की उपेश से अच्छे से बात करती रही, लेकिन एक दिन जब उस लड़की को उपेश की सच्चाई का पता चला तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उपेश का काफी मजाक बनाया। उस लड़की की इन सभी बातों को उपेश सहन नहीं कर सका और उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और मरते हुए उपेश के आखिरी बोल थे कि इस गांव में जो भी बाहरी व्यक्ति आएगा वो मर जाएगा। उसी दिन से उपेश की आत्मा इस गांव में भटक रही है। जब भी कोई बाहर से यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। ये सारी बातें सुन रही प्रिया ने ये सुनकर बाबा से पूछा था कि उसकी मुक्ति के लिए मुझे क्या करना होगा। तो इस पे बाबा का बताना था कि तुम्हें उसे एहसास दिलाना होगा कि तुम उससे प्रेम करती हो और वो नपुंसक नहीं है। अगर तुम्हारी बातों पर उसने यकीन कर लिया तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। लेकिन उसे जरा सा भी तुम पर शक हुआ कि तुम झूठ बोल रही हो तो वो तुम्हें भी मार देगा। इसलिए संभल कर रहना। तुम उसे प्रेम से उसके नाम से पुकारना। प्रिया ने ये सारी बातें सुनी और हामी भरते हुए कुटिया से बाहर आ गई। कुटिया से बाहर थोड़ी ही दूरी पर प्रिया ने उपेश का नाम पुकारा और अपना नाम सुनकर कुछ ही पलों में एक भयानक बवंडर के रूप में वो साया प्रिया के सामने खड़ा था। कुछ पलों के लिए प्रिया उसकी लाल आंखों को देखकर डर से कांप चुकी थी, लेकिन खुद को संभालते हुए प्रिया का कहना था कि उपेश, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? वो साया अपनी भयानक आंखों से प्रिया को बड़े गौर से देख रहा था और प्रिया की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जहां उसे प्रिया की हर बात में सच्चाई दिख रही थी और भयानक गुर्राहट की आवाज अब रोने की सिसकियों में बदलने लगी थी कि तभी प्रिया ने एक बार फिर कहा, मैं सच बोल रही हूँ उपेश, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम सबकी तरह मुझे भी मार दो। प्रिया का इतना कहना भर था और कुछ ही पलों में वो साया धीरे धीरे वहां से गायब हो गया। उसे मुक्ति मिल चुकी थी। जिस प्रेम की तलाश उपेश को इतने बरसों से थी वो उसे प्रिया से मिल चुका था और उसकी बरसों की अधूरी इच्छा अब पूरी हो गई। आज इस बात को कई साल हो चुके हैं, पर आज भी प्रिया को अपने आसपास किसी के होने का एहसास हर पल होता है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।